Please observe this figure. This is our digestive system. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. These are the steps of nutrition. And this is the figure of whole digestive system. Okay? Please observe it carefully. We see every organ: mouth, tongue, salivary gland, esophagus, stomach. Here a sphincter muscle, a small intestine, large intestine, rectum, anus. These are the glands: pancreas and gallbladder. Okay? This whole makes our digestive system. यह अद्भुत है. It is astonishing. Please look this figure. Mouth, pharynx, larynx, esophagus, जूरी एक पाथ बनायो, तापी छे एक बैग जुरो, जो जे सेप्ट स्टोमक कहलायो. है प्रभु जी तेरी लीला गजीब, छोटे पेट में लंबो सेट अटायो. नैरो नली को फोल्ड करी, रची रची के इसको खूब सजायो. नैरो नली को फोल्ड करी, रची रची के इसको खूब सजायो. एक एंड स्टोमक से जुड़ो, दूजे को बड़ी आंत में सटायो. है प्रभु जी तेरी लीला गजीब, छोटे पेट में लंबो सेट अटायो. तो देख रहे हैं आप लोग कि भगवान की लीला गजीब है. इस छोटे से पेट में एक बहुत बड़ी लंबी और नैरो नली जो है वह क्वाइल्ड होकर के स्थित है. फिर बड़ी आंत ऊपरे को चढ़ी, छोटी को घेर प्रोटेक्शन बनायो. अंत कियो एक बैग से, फिर एक ओपनिंग में यह खुली जाओ. है प्रभु जी तेरी लीला गजब, छोटे पेट में लंबो सेट अटायो. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेक्टम जो है यह बड़ी आंत का अंत है और अंत में यह खुल जाता है एनस से होता हुआ. तो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, होल सिस्टम, and this is important for students and everyone because this is our digestive system. So it is necessary to know about this system, everyone. Understand? तो हमारा पाचन कैसे होता है? सबसे पहली बात है इंजेशन. इंजेशन का अर्थ हुआ टू टेक फूड इन. तो पहले हम लोग फूड को अंदर करते हैं और माउथ में, मुंह में इसे खूब चबाते हैं. मुंह में चबाने का अर्थ है ग्राइंडिंग ऑफ फूड. सॉलिड फूड को ग्राइंड किया जाता है. जब इसे हम लोग ग्राइंड करते हैं तो सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है जो फूड को मुलायम बनाता है. चबाते समय सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है जो फूड को मुलायम बनाता है और स्लिमी बनाता है. साथ में एक और एंजाइम आता है जिसको सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं. सिलेवरी एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करना. कहने का मतलब कि पाचन का एक हिस्सा पूरा हो जाता है माउथ में. सिलेवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इसके बाद फिर भोजन अर्थात पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वह एसोफेगस होते हुए स्टोमक में आता है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है. देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस. यह जे शेप स्टोमक है. इसका शेप लगभग जे, लेटर जे की तरह होता है. इसमें भोजन आकर के कलेक्ट होता है. यह एक छोटी थैली है
लेकिन यह बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे भोजन इसमें आता है इसका साइज बढ़ता है, फिर भी इसकी भी एक कैपेसिटी है। अब यहाँ पर फूड का क्या होता है, यह भोजन जो है एक मसल द्वारा बंधा होता है जिसे स्फिंक्टर मसल कहते हैं। स्टोमक में आए हुए भोजन को आगे नहीं बढ़ने देता, बांध के रखता है। और यहाँ पर जो एक जूस आता है उसको हम लोग, उसमें 3 चीज़ें होती है। जो पाचक रस आता है स्टोमक में, उसको हम लोग, उसमें 3 चीज़ें होती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। म्यूकस का काम है, म्यूकस जो है स्टोमक के वाल को घेर लेता है, क्योंकि स्टोमक में 3 तरह के सिक्रीशंस होते हैं। कौन कौन? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl kills the bacteria which comes with the food. What is the work of HCl? HCl kills the bacteria which comes with the food. पहला काम है कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को HCl मार देता है। दूसरा काम है HCl makes the food acidic. साथ साथ भोजन को एसिडिक बनाता है, क्योंकि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वह प्रोटीन को पचाता है। भोजन में जो भी प्रोटीन है, जैसे आप दूध खाते हैं उसमें प्रोटीन है, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, उसमें प्रोटीन है। आखिर उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? तो उसको पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। और किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। भोजन अगर एसिडिक रहेगा तभी इसका डाइजेशन होगा, एसिडिक नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। अतः भोजन खाते समय हमें किसी अल्कलाइन पदार्थ का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका स्टोमक में ठीक से पाचन नहीं होगा, वह HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो HCl के 2 काम हुए। देयर आर 2 वर्क्स ऑफ HCl टू मेक द फूड एसिडिक सो दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कैन एक्ट ऑन प्रोटीन। और सेकेंड काम है टू किल द बैक्टीरिया विच कम्स विद द फूड। अब म्यूकस क्या करेगा? वह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इनर वॉल पर स्टोमक के, टू सेव द स्टोमक वॉल फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ HCl। यहाँ फूड लगभग 2 घंटे से 3 घंटे तक रहता है। उसके बाद बीट बाय बीट स्फिंक्टर मसल इसे स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। स्टोमक से फूड को स्फिंक्टर मसल बीट बाय बीट सप्लाई करेगा, किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगला काम शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले जो सिक्रीशंस हैं वह गॉल ब्लैडर से आता है, बाइल जूस, और पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैंक्रियाज जो है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन भी है। अर्थात यह नली वाला ग्लैंड है जिससे सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यह एंडोक्राइन भी है। हमारे बॉडी में यही एक ऐसा ग्लैंड है जो विच इज एक्सोक्राइन एज वेल एंड एंडोक्राइन। तो यहाँ 2 तरह के सिक्रीशंस है। क्या है? बाइल जूस फ्रॉम लीवर, क्योंकि लीवर बाइल जूस बनाता है, उसे कलेक्ट करता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर इसे सप्लाई करता है बाइल डक्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पैंक्रियाज जो है पैंक्रिएटिक जूस देता है। ओके, अब यहाँ पर ये बाइल जूस के 2 काम है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल जूस एल्कलाइन होता है। यह बाइल जूस स्टोमक से आए हुए एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है, ताकि एक अगला एंजाइम आता है ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन को पचाने वाला होता है। सो बाइल जूस मेक्स द एसिडिक फूड बेसिक सो दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन कैन एक्ट ऑन द प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने का मतलब कि जो एसिडिक फूड आया उसको बेसिक बना देता है बाइल जूस,
ताकि जो स्टोमक से स्टिक फूड आया है पार्शियली डाइजेस्टेड, उसके प्रोटीन को पुनः पचाया जा सके। उसके प्रोटीन को पुनः पचाने के लिए जो है ट्रिप्सिन आता है इससे। तो हमारा पैंक्रियाज जो है यह पैंक्रियाटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन का और लाइपेज का सिक्रेशन करता है। 3 सिक्रेशंस करता है। कौन कौन सा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पैंक्रियाज से आता है लाइपेज जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। लाइपेज जो है वह इमल्सिफाइड फैट को पचाता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को पचाता है। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज हुआ। फिर ट्रिप्सिन जो है वह बेसिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके बाद भोजन कुछ पच गया, अंत में भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन फूड के फाइनल पाचन का जगह है। फूड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है। फूड फाइनली कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, वो फाइनली प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। द एंजाइम्स comes from the small wall of the small intestine, finally convert the protein into amino aml, carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol। जैसा कि यहाँ पर फैट को पहले कौन पचाया था? फैट को बाइल सॉल्ट्स तोड़ दिया था, बड़े फैट के बड़े ग्लोब्यूल के स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ दिया था। और इस स्मॉल ग्लोब्यूल पर लाइपेज का एक्शन हुआ, जिसको मैंने पहले ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, जिसको इमल्सिफाइंग एक्शन कहते हैं। उसके बाद इसको लाइपेज पचाता है। आगे यहाँ पर आने पर फैट का कंप्लीट पाचन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाता है। उसके बाद इन पचे हुए सारे कंपोनेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ फाइनली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब। यह अपेंडिक्स है जो पहले जानवरों में यह क्रियाशील होता है, लेकिन मनुष्य में यह इनएक्टिव है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं। सेलुलोज इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोगों में इनएक्टिव है। अब यहाँ से जो पचा हुआ फूड है एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वह लार्ज इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर की मात्रा होती है उसको पूर्णतः एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एट लास्ट जो वेस्ट है वह रेक्टम में कलेक्ट होता है। कहाँ कलेक्ट होता है? रेक्टम में। और समय समय पर इट इज थ्रोन आउट बाय एनस। आप लोग जानते हैं कि यह भी स्फिंक्टर से रेगुलेट होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर स्फिंक्टर मसल्स नहीं होता तो फिर किसी भी जीव का क्या हाल होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसे कंट्रोल कौन करता है? स्फिंक्टर मसल समय समय पर इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। इस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।